असलम का सिद्रा के साथ शादी का तो बिल्कुल इरादा नहीं, ये तो बस वक्त गुजारी के लिए। जब सिद्रा और उसकी माँ पीछे पड़ जाती हैं तो मंगनी के लिए हामी भर लेता है और उनको यही बताता है कि भाई मैं तो कलम कला ही हूँ, मेरी तरफ से कोई रिश्तेदार आने वाला नहीं। और अभी दुकान के ऊपर कब्जा करके इसका लालच नहीं पूरा हुआ। सिद्रा से पूछता है कि ये मकान किसके नाम पे है, अम्मा के नाम पे है या ये भी जुबैर ने अपने कब्जे में कर रखा है। सिद्रा कहती है कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं। तो जुबैर कह देता है कि अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी सिद्रा के जहन में ये डाल रहा होता है कि अगर ये मकान अम्मा के नाम पे है तो इसे भी किसी तरीके से लूट लो, क्योंकि उसे भी यही है कि अगर मकान सिद्रा के नाम लग सकता है फिर तो चलो शादी करूं, कुछ तो और हाथ आए, दुकान तो वो पहले ही लूट चुका है। अब यकीनन शादी से इनकार का भी यही बहाना बनाएगा कि सिद्रा के नाम कुछ है ही नहीं और वैसे भी वो डिवोर्स्ड है, तो आखिर मेरी खाला कैसे मानेगी मेरी इससे शादी कराने के लिए। मेरी पहली शादी भी खाला नहीं कराई थी और मैं खाला की बात कभी नहीं टालता। या तो सिद्रा के साथ शादी करना अगर मजबूरी बनेगी ही तो ये मकान भी असलम के हाथ आ जाएगा, या फिर सिद्रा से जान छुड़वाने का यही बहाना बना लेगा, क्योंकि जुबैर तो इसमें से 1% भी अब सिद्रा को या असलम को नहीं देगा। ये तो असलम भांप गया है कि जुबैर सिद्रा और असलम की मंगनी की वजह से बिल्कुल खुश नहीं है और असलम की असलियत भी पहचान चुका है। उधर जहांगीर, जो कि भाईजी के बंदे को मार के उसकी बंदूक लेके घर से भागने की कोशिश कर रहा था, भाईजी को तो शदीद गुस्सा आया और डंडा उसके सर पे इतनी जोर से रसीद किया ताकि कुछ घंटे के लिए बेहोश हो और तभी इसके होश ठिकाने आए। लेकिन काफी घंटे गुजर जाने के बाद भी भाईजी का बंदा जब जहांगीर को चेक करने जाता है और उससे पूछता है कि भाई सारा दिन सोते रहोगे क्या, तो आके उसकी सांस चेक करता है और वो तो जिंदा ही नहीं होता। अब यकीनन जहांगीर की मौत का इल्ज़ाम वो सितारा पे लगा देंगे। सितारा की इज्जत तो इस तरह बच जाएगी, लेकिन जेल की हवा तो उसे खानी ही पड़ेगी और उसकी सज़ा भी शायद यही थी, किसी भी तरीके से उसको उम्र कैद ही होनी थी, चाहे भाईजी के पास रहती या जेल में। जुबैर की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और माँ बहनों को बिल्कुल उसकी फिक्र नहीं। उन्हें तो आंखें चले जाने के बाद से जुबैर ऐसा नाकारा लगता है कि उनको जुबैर का 2 वक्त का खाना भी खुद पे बोझ लगने लगा है। और फिर चाहे वो बहन की हमदर्दी में ही उनका फ़ायदा करने के लिए कोई मशवरा देता है तो माँ बहनों को ये भी बहुत ज़्यादा नागवार गुजरता है। जुबैर माँ से कहता है कि माँ तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन माँ ने जुबैर के इलाज पे जितने पैसे लगाए वो उसी की ही चीज़ें बेच के या उसकी दुकान को असलम के हवाले करके लगा दिए। अपनी तरफ से तो 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहती जुबैर पे, उल्टा उसे सुना देती हैं कि भाई सिद्रा की शादी सर पे है, उसके लिए भी सामान तो इकट्ठा करना पड़ेगा। चाहे असलम घर का ही बच्चा है और उसने जहेज़ वगैरह नहीं लेना, लेकिन फिर भी हमें तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ऊपर से तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं, ये तो बिला वजह ही पैसे लूटते हैं, तुम खुद ब खुद ही ठीक हो जाओगे, बेफिक्र रहो। जुबैर जान गया है कि उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों से मोहब्बत करती थी, इससे तो शायद ज़िंदगी में कभी भी मोहब्बत नहीं की। फिर उसे याद आता है कि किस तरह जुबैर की बच्ची की जब तबीयत ख़राब होती थी तब भी माँ किसी गंदे से मोहल्ले के डॉक्टर को चेक करवा के बस पुड़ियाँ वगैरह लाके दे देती थी। जीनत तो तड़प जाती थी और तब भी जुबैर से कहती थी कि आप अपनी बहनों के ऊपर और हर किसी के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, सिर्फ मेरी बच्चियों पे ही पैसे खर्च करना आपको मुहाल हो गया है। तो जुबैर उल्टा जीनत से ही लड़ाई शुरू कर देता था कि जब अम्मा डॉक्टर के पास लेके गई हैं तो तुम्हें क्या मसला है। अब जाके जुबैर को एहसास हुआ है कि तब तो मैं घर में पैसे भी देता था, लेकिन मेरी ही बच्चियों का सारा काम अम्मा को बिल्कुल नाकारा लगता था और उनको औने पौने गंदे से हॉस्पिटल्स में भेज देती थी और फिर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया हुआ था। हालांकि मेरी बच्चियां इतनी लायक थीं कि बगैर ट्यूशन के भी इतने अच्छे नंबर्स लेके आती थीं, लेकिन कभी किसी चीज़ या नई कॉपी किताब वगैरह की भी फरमाइश करती थी तो अम्मा ऐसे डांट देती थी और जुबैर के कान भर देती थी कि जुबैर को लगता था कि ये लोग तो सिर्फ खर्चे करवाती रहती हैं। अब जाके उसे एहसास हुआ है कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा ज्यादती की, जिसकी सज़ा उसे अभी भी मिल रही है और शायद मरते दम तक मिलेगी।
शायद बच्चों की ज़िंदगी में तो ज़ुबैर की अब गुंजाइश नहीं रही और ना ही ज़ीनत ज़ुबैर के साथ वापस रहना चाहती होगी, क्योंकि वो तो जब से अपने कदमों पे खड़ी हुई है उसे एहसास हुआ है कि ज़ुबैर जैसे कमज़ोर आदमी से शादी करके उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ नाकारा हो चुकी थी। लेकिन फिर भी ज़ुबैर मरने से पहले एक दफ़ा उनसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहता है और शायद वही उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होगा जब वो ज़ीनत से और अपनी बच्चियों से दिल से माफ़ी मांगेगा और उन्हें बताएगा कि मुझे एहसास हो चुका है, मेरी माँ और बहनें आपसे कितनी ज़्यादतियाँ करती थीं और मुझसे भी हमेशा आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ करवाती रहीं। वो लोग तो मेरे साथ ही मुखलिस नहीं, फिर मेरे बीवी बच्चों के साथ कैसे मुखलिस हो सकते थे। ज़ुबैर यकीनन अपना गिल्ट ख़त्म करने के लिए ये मकान जो कि ज़ुबैर के नाम है इसे ज़ीनत के नाम कर देगा ताकि वो अपना कारोबार यहीं पे कर सके। एटलीस्ट इस तरह असलम का लालच तो पूरा नहीं हो पाएगा जो कि सिद्रा से सिर्फ और सिर्फ इस मकान के लालच में शादी कर रहा है, और असलम की असलियत भी सिद्रा और माँ सबके सामने आ जाएगी और इन्हें पता चल जाएगा कि ज़ुबैर अगर असलम से शादी से सिद्रा को मना कर रहा था तो उसकी क्या वजह थी। दूसरी तरफ नीलम, जिसे ज़ीनत बड़ी बहन समझ के समझाती है कि तनवीर के साथ दोस्ती करके या उसके लिए अपनी बहन से झूठ बोल के तुम सिर्फ अपनी इज्जत खराब करोगी या अपना नुकसान करोगी। नीलम को भी ये बात समझ आ जाती है और वो तनवीर से बिल्कुल बात ही नहीं करती। हाँ, अलबत्ता पिंकी के घर वो अगले दिन दोबारा चली जाती है। पिंकी जो कि परेशान होती है कि नीलम आपी आखिर मिलाद पे क्यों नहीं आई, और फिर अगले दिन भी नाश्ता नहीं कर रही होती कि नीलम आपी अगर आएंगी तो ही मैं नाश्ता करूंगी। वो मेरी किसी बात से नाराज़ हो चुकी हैं और मैं उनकी नाराज़गी पे बहुत उदास हो जाती हूँ। इतने में ही नीलम वहाँ पहुँच जाती है और नीलम को देख के पिंकी के साथ साथ तनवीर को भी सुख का सांस आता है। तनवीर तो फिर से नीलम के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन नीलम उसे साफ मना कर देती है कि मुझे आपकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं, मैं यहाँ पिंकी का ख्याल रखने आती हूँ और मैं अपनी जॉब के साथ बहुत ऑनेस्ट होकर काम करना चाहती हूँ। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पे बिला वजह मत आएं। अब तनवीर को एहसास हो गया है कि नीलम तो बहुत ही अच्छी नेचर की लड़की है और यकीनन जब मलिक साहब और उनकी बेगम तनवीर से बात करेंगे कि वो नीलम के साथ उसका रिश्ता तय करना चाहते हैं तो तनवीर ने तो बाहर रहते हुए इतनी शरीफ नेक लड़की देखी ही नहीं, वो तो फ़ौरन से हाँ कर देगा और फिर नीलम की बहन ज़ीनत के पास ही रिश्ता लेके पहुंचेंगे। ज़ीनत भी इस शादी के लिए फ़ौरन हाँ कर देगी क्योंकि उसे ये भी मालूम है कि नीलम तनवीर को दिल में पसंद तो करती है। अब नीलम ज़ीनत से पूछेगी कि आखिर आपने शादी से क्यों इकरार कर दिया जबकि आप जानती थी कि वो फ्लर्ट लड़का है। तो ज़ीनत आप ही कहेंगी कि भाई फ्लर्ट लड़का वो होता है जो किसी लड़की से बिला वजह दोस्ती रखना चाहे। जब वो तुमसे शादी करना चाहता है इसका मतलब है कि अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व किया है, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सीरियस है। और मुझे तनवीर बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर वो मेरी बहन के साथ सिंसियर है। नीलम भी खुश हो जाती है और ज़ीनत आपी को गले से लगा देती है। लेकिन कहानी का असल मज़ा तो तब आएगा जब ज़ुबैर की ज़ीनत से मुलाकात होगी और वो देखेगा कि ज़ीनत तो इतनी तरक्की याफ्ता हो चुकी है। तब जाके उसे एहसास होगा कि मैंने नीलम के जैसी इतनी मेहनत कश और होनहार बीवी को एक नौकरानी बना के रखा था, जबकि वो तो घर की महारानी बना के रखने के लायक थी। सिद्रा और शाहाना की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी ज़ीनत को इस हाल में देखे, क्योंकि वो तो ज़ीनत को सिर्फ और सिर्फ अपने घर की नौकरानी ही समझती थीं। और यकीनन पूरे ज़माने से ठोकरें खाने के बाद सिद्रा को भी एहसास हो जाएगा कि उसने ज़ीनत और अपने भाई की बच्चियों के साथ हमेशा ज़्यादती की। बहरहाल क्या होने वाला है ड्रामे का एंड, ये तो हम बहुत ही जल्द जानने वाले हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करना ना भूलिएगा।